हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5, क्लास 8 की वर्कशीट है ये। और ये आपका इतिहास का पार्ट है, पार्ट 2, व्यापार से साम्राज्य तक। इसमें हम जो उपविषय है वो देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन, कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत आई। ठीक है, चलिए वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं, फिर हम इसके मिलके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। मुगल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर लीं। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। ठीक है, तो जो हमारे सबसे जो कहते हैं लास्ट मुगल, ग्रेट मुगल जो बादशाह था वो था औरंगज़ेब। और 1707 में उनकी मृत्यु के बाद जो बहुत सारे मुगल के सूबेदार थे ना, वो आपस में क्षेत्रीय रियासत कायम कर ली। मतलब कि उन्होंने अपनी अपनी रियासतें बना ली कि अब हम भाई मुगल साम्राज्य जो है वो धीरे धीरे बिखरने लग गया। ठीक है, और क्या हुआ, इसी समय में कौन आ गए, अंग्रेज़ आ गए। एक छोटी व्यापारिक अंग्रेज आ गए, मतलब कि उनका जो अब दबदबा है वो बढ़ने लग गया। ठीक है, भारत में एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको याद रखनी है वो ये कि जो ये कंपनी आई थी, है ना, ब्रिटेन से, वो क्या करने आई थी, अंग्रेज़ सिर्फ व्यापार करने आए थे हमारे यहाँ पे। हमारे मसाले जो थे बहुत ही फेमस थे, जानते हैं ना आप, हमारे जो सूती वस्त्र थे बहुत फेमस थे। तो व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या कर लिया उन्होंने, देश के नीति निर्धारक बन गए। मतलब कि देश की सत्ता हासिल कर ली उन्होंने। और ये इन्होंने कैसे किया वो देखते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्व में व्यापार का चार्टर हासिल किया। चार्टर मतलब होता है इजाज़तनामा, की क्वीन है वो, है ना, महारानी है वो इंग्लैंड की, उनसे इजाज़त लेकर वो यहाँ पे व्यापार करने आए। कौन, एक कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कब आई, 1600 में। ठीक है, इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। मतलब कि सिर्फ इसी कंपनी को पूर्व दिशा में जो है जो व्यापार करने का जो अधिकार मिला, एकाधिकार सिर्फ उसी को मिला, और कोई कंपनी नहीं आ सकती। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। तो ये सब कैसे संभव हुआ, 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से चार्टर हासिल किया। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन ये शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों जैसे कि फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। तो अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन यूरोप के और जो देश के और जो लोग थे, ठीक है, व्यापार करने के लिए, वो भी पूर्व दिशा में आ गए। क्योंकि यहाँ पे तो जो बाज़ार थे वो तो बहुत ही क्या नाम है, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर था यहाँ के बाज़ार में चीज़ों को खरीदना बेचना। ठीक है, तो इसलिए वो आ गए यहाँ पे। कौन कौन है, डच, फ्रांस से फ्रेंच आ गए, पुर्तगाली आ गए। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुँचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। तो सबसे पहले कौन पहुंचे थे भारत व्यापार करने के लिए, तो उसका उत्तर आपको याद रखना है, पुर्तगाली। ठीक है, 1498 में आए थे सबसे पहले। वास्को डी गामा सुना सबने, है ना। तो इंग्लैंड के आने से पहले ही आ गए। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। तो कौन सी चीज़ों की मांग थी, ये सब चीज़ें। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण, प्रतिस्पर्धा बेटा क्या होता है, कंपटीशन। ठीक है, तो इन सब कंपनियों के बीच क्या चल रहा था भाई, कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा व्यापार करेगी, कौन ज़्यादा बढ़िया व्यापार करेगी, किसको ज़्यादा मुनाफा होएगा। तो भारत में इन वस्तुओं की जो कीमत है वो बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लग गया। ठीक है, क्योंकि इतनी प्रतिस्पर्धा हो गई, कंपटीशन हो गया कंपनीज में। बाजारों पर कब्जा करने की इस होड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू करवा दी। वे लड़ाई होने लग गई कि मैं लूँगा, ये मैं बेचूंगा, ये मैं खरीदूंगा।
धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। मतलब कि ये इलाका मेरा है ना, तो हम जैसे जब अपनी जगह बचाते हो आप, तो अपने आसपास जैसे हम एक वो बना देते हैं ना, एक फोर्ट्रेस सा बना देते हैं, किला सा, कि इसके पार तुम नहीं आ सकते। तो अंग्रेज़ों ने भी यही करा, ठीक है ना, किलेबंदी करनी शुरू कर दी। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से दुखी थे। तो यहाँ के जो हमारे शासक थे वो भी इनसे पहले से दुखी थे। किन से? सारे व्यापारियों से, जो बाहर से आ गए हैं, हमारे यहाँ का उन्होंने सारा सिस्टम हिला दिया था, है ना। तो टकराव मतलब क्या हो गया? लड़ाइयाँ होने लगी, युद्ध, ठीक है। उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। अब हम बंगाल की बात करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ 1651 में, ठीक है, 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी है वहाँ पे बंगाल में, पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू की गई। तो 1 मार्क का क्वेश्चन, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई? बंगाल में, हुगली नदी के किनारे, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, ठीक है। कोई कौन सी चीज़ों को हमने एक्सपोर्ट करना है, निर्यात मतलब बाहर भेजना है, उनको जमा किया जाता था कि यहाँ से जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना आपने, व्यापार की जो सारा सामान है वो ले जाया जाता था भारत से और यूरोप से, जैसे जो आता था, जो चीज़ें आती थी, वो सब कहाँ से जा रही है बेटे? समुद्र मार्ग से जा रही है, ठीक है। इसलिए देखो नदी के किनारे था ये ठिकाना जो था, ठीक है। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया कि भाई तुम फैक्ट्रियों के आसपास रहो, व्यापार करना होता है, बड़ी जल्दी जल्दी सामान इधर उधर करना है। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की ज़मींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालीकत था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। तो कैसे उन्होंने देखो अपना जो जगह है वहाँ पे मजबूत कर ली, रिश्वत देकर। स्थानीय जो मुगल अफसर थे उनको रिश्वत देकर। अब ये हो रहा है ना क्या कि हमारे जो यहाँ के लोकली जो रहने वाले स्थानीय लोग ही हैं वो ही अगर इस चीज़ में पड़ गए कि उन्होंने रिश्वत ले ली, तो क्या हुआ? बाहर वाले को फ़ायदा हो गया, है ना। उन्होंने तो अपने पैर जमा लिए। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगज़ेब से फरमान प्राप्त कर लिया। लो भाई, उन्होंने औरंगज़ेब से भी, मुगल बादशाह से भी फरमान ले लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। लो, बिल्कुल फ्री हो गया सब कुछ उनके लिए, टैक्स वैक्स ही नहीं देना पड़ेगा उनको, ठीक है ना। व्यापार करो बिंदास। अब क्या होता है, हमें अगर कोई चीज़ यहाँ से ले जानी होती है ना, या हमें कोई चीज़ बाहर से मंगवानी होती है, पता है कितना टैक्स लगता है ना। बहुत टैक्स लगता है, सरकार को देना पड़ता है हमें वो टैक्स। तो अब क्या कर दिया, तब की सरकार जो औरंगज़ेब की थी, राजा की थी, उसने तो उनका टैक्स ही माफ़ कर दिया। तो कंपनी के और मज़े हो गए। हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। तो अब क्या हुआ? अब देखो, जैसे कंपनी हो एक, समझ लो कि हम रिलायंस कंपनी की बात करें, तो कंपनी को मिल गया कि भाई तुम बिना शुल्क के कर लो व्यापार। लेकिन अब रिलायंस कंपनी में कोई काम करता है व्यक्ति, वो बोले मैं अपनी चीज़ें खरीदने के लिए भी कोई शुल्क नहीं दूंगा, कि मेरे को अपने लिए एक फ़ोन खरीदना है, मैं उसके लिए भी शुल्क नहीं दूंगा, है ना। तो लोग ये करने लग गए। ये तो सही नहीं है ना। कंपनी के लिए माफ़ किया है, कंपनी में काम करने वाले लोगों के लिए थोड़ी ना, कि तुम अपने व्यापार करोगे तो तुम्हें भी शुल्क माफ़ होगा। लेकिन लोगों ने ये भी करना शुरू कर दिया, कंपनी के जो अफसर थे, जिससे क्या हो गया, बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। तो रेवेन्यू नहीं कलेक्ट हो रहा, राजस्व ही नहीं कलेक्ट नहीं हो रहा, टैक्स ही नहीं बन रहे। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के नवाब थे उस समय में, मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध किया, ठीक है ना। तो बंगाल के जो नवाब थे उस समय मुर्शीद कुली खान थे, और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि भाई जो ये निजी अफसर अपने निजी व्यापार के लिए भी शुल्क नहीं दे रहे हैं, वो गलत है, ठीक है। चलिए अब जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला? इसके 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इस चार्टर से कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार मिला, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। नंबर 2, इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार करके नए इलाके खंगाल सकती थी और वहाँ से सस्ती कीमत में चीज़ों को खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। तो ये थे 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय व्यापारी भारत की किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे? धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा? तो इस प्रश्न के 2 पार्ट्स हैं, तो अलग अलग लाइन में हम इनके आंसर लिखेंगे। पहले पार्ट का उत्तर ये है, भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की यूरोप में ज़बरदस्त मांग थी।
दूसरे पार्ट का जो आंसर है वो ये, सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में नई वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड द लास्ट क्वेश्चन, आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन के किसी उदाहरण के द्वारा विस्तार पूर्वक लिखिए। अब ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, हो सकता है आपके मन में कोई और विचार हो तो आप वो ज़रूर लिखिएगा। एकाधिकार मतलब कि सिर्फ किसी एक का अधिकार हो उस पर, जैसे कि मोनोपोली, खाली उसी का अधिकार होना, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने के लिए एक अधिकार दिया था उस चार्टर ने, है ना, कि और कोई नहीं कर सकता। तो मतलब कि किसी भी डिसीजन में, किसी भी निर्णय को लेने के लिए और कोई नहीं आ सकता बीच में, ठीक है। तो उसी के आधार पर मैंने एक आंसर लिखा है, हो सकता है आपके पास कोई और आंसर हो, वो लिख लीजिएगा। मेरे जीवन में अगर मेरा करियर चुनने के लिए मेरे अभिभावकों के पास एक का अधिकार होगा, तब हो सकता है मैं उस निर्णय से खुश ना हूँ और इससे मेरे जीवन पर असर भी पड़ सकता है। जिस चीज़ में मेरी रुचि है, अगर मुझे वह करने को ना मिले, तब मेरा विकास सही तरीके से नहीं होगा और मुझे खुशी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों में जो निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो मेरा होना चाहिए, या मैं अपने अभिभावकों के साथ, उनके सपोर्ट के साथ, उनके विचार को मिलाकर सोच समझकर कोई फ़ैसला करूं, तो वो होता है कि वो सही है। लेकिन एकाधिकार अगर मैंने इस चीज़ का किसी को दे दिया मेरा करियर चुनने के लिए, तो हो सकता है कि सही तरीके से निर्णय ना लिया जाए, है ना। तो ये मेरा विचार है, आपका जो विचार है आप वो ज़रूर लिखिए इस आंसर में। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। I will see you next time with a new worksheet. This is Monica ma'am saying bye-bye. Take care of yourself.